हेलो जी, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्वागत है बच्चों आप सभी का डाउटनेट लाइव पर। बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर मानव जनन अध्याय की, जो हमारा चल रहा था, जिसमें हमने पुरुष जनन तंत्र की बात कर ली थी। अब इसके आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे क्या, मादा जनन तंत्र। पुरुष जनन तंत्र हमने देख लिया था, आज हम देखेंगे स्त्री जनन तंत्र के बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा जी। आई होप आप सभी आ गए होंगे। चलिए एक बार देख लेते हैं। चलिए जी, गुड आफ्टरनून प्रीति, उपाध्याय, ऋतिक, ममता, रंजय, दिशा, रेखा, अनुराग, सना, उपाध्याय, पॉली, अर्शबाई, राकेश, हर्षित, इफ्रा, दीक्षा, नितेश, हर्ष, बीटीएस फैनगल, श्रीराम जी, बुलबुल, राकेश। चलिए जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चे हैं, सबका नाम लूं क्या? चलिए, उजाला, वर्तिका, दीक्षा, प्रियंका, म्यूजिकल, चौधरी, पवन यादव, स्टडी मौर्य। चलिए बीच बीच में बातें करते रहेंगे। आप सभी का स्वागत है, गुड आफ्टरनून है, वेलकम है, राधे राधे है, हरे गोविंद है, राम राम है, वालेकुम अस्सलाम है, सब कुछ है। ठीक है, चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं मेरे भाई। आगे चलने से पहले कई बच्चों के देखिए, जो चीज जो मैं आपको 2 दिन से बता रहा हूं, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, दैट इज कि डाउटनेट पर बहुत ही बेहतरीन कोर्स लॉन्च होने वाला है 15 नवंबर से। जी हाँ, सफलता बैच है, न्यू कोर्स है। और ये जो नया कोर्स जो है, इसके बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है, सबसे पहली बात यहां पर लिखने से बेटर है, आप अगर जानकारी लेना चाहते हैं संपूर्ण, अगर रियली इंटरेस्टेड हैं, तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 0124715850। अब क्विज नहीं आया, अभी आ रहा है बेटा जी। ठीक है, दूसरी ये चीज कि ये जो कोर्स जो होएगा, ये क्लास 9 से लेकर 12th क्लास के लिए भी होगा, और जेई के लिए भी होगा, और नीट के लिए भी होगा। ठीक है, अब इस कोर्स में कई बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन था। मेनली जो कंफ्यूजन जो था वो ये था कि सर फीस कितनी होएगी। सबसे बड़ा मुद्दा ही यही होता है। देखो मेरी बात समझना, अगर आपकी जगह मैं भी होता तो सबसे पहली 2 चीजें होती। क्या? 2 ही मेन क्वेश्चन होते हैं। सर कोर्स पूरा होगा, पहला। दूसरा, सर फीस कितनी होएगी। 2 मेन चीजें हैं। और टीचर्स कौन से होंगे। ठीक है, ये 3 मेन प्रश्न होते हैं एक विद्यार्थी के जीवन में। जब वो कोई भी कोर्स को चुनता है, कहीं पर एडमिशन लेता है, तो 3 चीजें वो डेफिनेटली ध्यान में रखकर पूछता है। पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, टीचर्स कौन से होंगे। दूसरा, सर कोर्स कंप्लीट कब तक होएगा। तीसरा, सर फीस कितनी होएगी। तीनों ही सबसे मुख्य बिंदु होते हैं। ठीक है, तो बेटा जी मैं आपको जो आज जो बता सकता हूं वो ये बता सकता हूं अभी, कि आपको अगर टीचर्स के बारे में पूछना है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कौन कौन से टीचर आपको पढ़ाएंगे कोर्स में, पहली बात, अगर आप इंटरेस्टेड हैं। नहीं है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, दूसरा, कोर्स कब तक कंप्लीट होएगा। आपके एग्जाम से पहले हो जाएगा, इस चीज की मैं श्योरिटी देता हूं। ठीक है, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट था, सर फीस कितनी होएगी, तो मैं आज डिस्क्लोज कर देता हूं आपको, डिस्क्लोज कर देता हूं कि फीस कितनी होगी एग्जैक्टली। कई बच्चों को कंफ्यूजन था, है ना। तो बेटा फीस जो रहेगी वो इस तरीके से रहेगी, ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आप नीट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो मई में होने वाला है, ठीक है, जिसका आप रिवीजन करना चाहते हैं, रिवीजन, तो उसकी जो फीस रहेगी दैट इज 4000। ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप साथ साथ रिवीजन के साथ साथ आप नीट 2023 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उसकी फीस रहेगी 9000। यानी अगर आपको 22, नीट 22 और नीट 23 दोनों की प्रिपरेशन करनी है, तो टोटल जो फीस हो जाएगी वो लगभग होएगी 13,000। ठीक है, तो ये थी बात आपको समझानी। बाकी अगर आपका फोकस नीट 2022 है, तो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा, लाइव क्लास नहीं होएगी, मैं पहले ही क्लियर कर दूं मेरे भाई, नहीं होएगी, क्योंकि फिर आप बाद में बोलते सर लाइव नहीं हुई, लाइव नहीं हुई। दीज आर रिकॉर्डेड क्लासेस। जी हां,
ठीक है। और फिर इनके साथ साथ आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होगी इन बैचेस में वो होंगे आपके डाउट क्लियरेंस। आपके डाउट क्लियर होंगे, आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की भरमार मिलेगी आपको। एक चैप्टर पढ़ने के बाद में भाई अगर आपको नीट का सिलेक्शन लेना है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर आपको नीट में सिलेक्शन लेना है तो कोई हलवा तो है नहीं कि आए कोर्स में बैठ गए और हो गया नीट में सिलेक्शन, नहीं ना, तपना पड़ेगा ना। और ऐसा भी नहीं है कि हर दिन मोटिवेट करके आपको पढ़ाया जाए। भाई मोटिवेशन आपको दे दिया, आपको कुछ अच्छे अच्छे से चीजें बता दी, कितने दिन? 2 दिन, 2 दिन तक वो मोटिवेशन रहता है। नीट में अगर सिलेक्शन लेना है ना मेरे भाई, तो कुल मिलाकर आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी, आपको भारी भारी प्रश्नों को झेलना ही पड़ेगा, आपको कठिन कठिन प्रश्नों से सामना करना ही पड़ेगा, अब चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। तो वो सारी चीजें आपको इन कोर्सेज में, इस कोर्स में मिलेगी, ठीक है। तो ये थी जो बात आपको समझानी थी। लगे अगर आपको सही तो अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें और इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है जी हाँ। चलें आगे, चलिए आइए, हाँ जी ठीक है। एक पोल आएगा बेटा जी, जो ऐप पर है उनके पास में, कृपया करके उस पोल का आंसर जरूर दीजिएगा। उजाला मैं भी हूं, प्रियंका मैम भी हैं इसमें, ठीक है, और आपके सर भी हैं, कई सारे टीचर्स हैं, ठीक है। अकेले टीचर से कई बार बच्चे बोर भी हो जाते हैं, तो कई सारे टीचर्स की जरूरत भी होती है। अब देखो आप मेरे से कितना बोर हो गए हो, पहले कितने सारे बच्चे आते थे, अब हल्के फुल्के से आते हैं, ज्यादा आते ही नहीं है। हो जाता है ना, टीचर से बोरियत हो जाती है, वही की वही वही पुष्पीय पादपों में लिंगिक जन, वही मानव जनन, है ना, बोरियत तो हो ही जाती है। तो इसलिए अब मैंने सोचा इसके बाद मैं वो चैप्टर कराऊंगा जो मैंने कराए नहीं है, ताकि आप लोग आए, इंटरेस्ट ले, ठीक है। चलिए जी, हाँ जी आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा जी। क्विज आता हुआ, ओके खुशहाल, ओके खुशहाल, ममता, नामदेश, ठीक है। क्विज आता हुआ बच्चों आपकी स्क्रीन पर, फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं, जरा जल्दी से बताएं। जी राकेश, कोर्स में पीडीएफ भी मिलेगा। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक के स्त्राव में फ्रक्टोज, कैल्शियम तथा कुछ एंजाइम की भरपूर मात्रा पाई जाती है? नर सहायक ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, लार ग्रंथि। बहुत सिंपल सा ये वाला प्रश्न। चलिए जी, श्री राम जी ने पूछा कि अगर वृषण निकाल दिया जाए तो शुक्राणु बनेगा। अरे बुद्धू, वृषण अगर शरीर से निकाल देंगे तो शुक्राणु कहां बनेगा? नहीं बनेगा मेरे भाई, जब वृषण ही शरीर से बाहर निकाल दोगे तो शुक्राणु कहां से बनेगा? चलो श्री राम जी समझ में आ गया। आइए, पहला प्रश्न था बहुत सिंपल सा, सर्टोली कोशिका कहां पाई जाती है? सर्टोली कोशिका किधर होती है? ठीक है, तो देखिए सर्टोली कोशिका अंडाशय में तो होती नहीं है, अग्नाशय में होती नहीं है, एड्रीनल ग्रंथि में यानी वृक्क, अधिवृक्क जो कॉर्टेक्स जो होता है उसमें भी नहीं होती है। सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं शुक्र जनक नलिकाओं में थी सर्टोली कोशिकाएं, जो पोषण देंगी आगे बनने वाले शुक्राणुओं को। सिंपल सा आंसर था क्या मेरे भाई? डी। इसमें अगर गलती करी है तो पढ़ाई नहीं हो रही है जी, पीडीएफ भी मिलेगा। दूसरा, निम्नलिखित में से किस एक के स्त्राव में फ्रक्टोज भी है, कैल्शियम भी है, एंजाइम भी है? एनसीईआरटी की सीधी सीधी लाइन भी है, क्योंकि एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि नर सहायक ग्रंथि जो शुक्रिय प्लाज्मा बना रही थी, उस शुक्रिय प्लाज्मा में क्या मिल रहा है? फ्रक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम मिल रहे हैं। मैंने आपको डिटेल में कल सारी चीजें बता दी थी कि शुक्राशय से जो स्त्राव निकलता है उसमें क्या है, प्रोस्टेट से, पुरस्थ ग्रंथि से जो स्त्राव निकलता है उसमें क्या है, और बल्बोयूरेथ्रल से जो एक श्लेष्मा निकल रही है वो क्या कार्य कर रही है। तो कुल मिलाकर मेरे भाई ये आज का सिंपल सा क्विज था। आई होप आपके दोनों प्रश्नों के आंसर सही रहे होंगे। क्यूट खान जी, बिल्कुल अच्छी बात है।
आइए बेटा जी आगे चलते हैं। अब आज देखिए हमने पुरुष जनन तंत्र तो समाप्त कर दिया था, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, मादा प्रजनन तंत्र या स्त्री जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो कृपया करके ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा इस चीज को। देखिए स्त्री जनन तंत्र की जब हम बात करते हैं तो इस तरीके से स्त्री जनन तंत्र का डायग्राम हमारे बुक में दे रखा है, बहुत सिंपल शब्दों में। अगर आपको याद आ रहा है कि नर जनन तंत्र किससे बना हुआ था, अगर आपको याद आ रहा हो, हमने बोला था 4 चीजों से, क्या क्या थी याद करिए। सबसे पहला प्राथमिक लैंगिक अंग कौन, वृषण था ना। यहां पर भी 4 चीजें हैं। सबसे पहला मादा जनन तंत्र 4 चीजों से बना हुआ है। सबसे पहला प्राथमिक लैंगिक अंग जिसको हम क्या बोलते हैं, एक जोड़ी क्या मिल रहा है, अंडाशय। सिंपल, अंडाशय जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ओवरी। ठीक है, हाँ जी, वहां पर क्या था, एक जोड़ी वृषण, यहां पर एक जोड़ी अंडाशय। ठीक है सर, समझ में आ गया। वहां पर क्या थी, सहायक नलिका। यहां पर भी कौन है, सहायक नलिका। यहां पर भी कौन है, सहायक नलिका। अब मेरा ना प्रश्न आपसे है, आप लोग जो हाय 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 गाइज कर रहे हो, कृपया करके जरा जल्दी से मुझे बताओ, सहायक नलिका मादाओं में कौन सी होती हैं। देखते हैं कितने बच्चे जानते हैं, जल्दी से। सर वृषण निकाल दे तो जनन कर सकता है क्या, बुद्धू कैसी बातें कर रहा है। वृषण निकाल देगा तो जनन कर लेगा, बच्चा पैदा हो जाएगा, संतति पैदा हो जाएगी। हाँ जी, सहायक नलिका कौन सी होती है, देखें जरा। साहिबा खान जल्दी से आंसर बताएं। चलिए, मैक्सिमम बच्चों ने आंसर नहीं दिया है पूरा। अब मैं आपको बताता हूं, ये देखो, एक बोल रहा है प्रोस्टेट ग्रंथि। सहायक नलिका नर में याद करिए कौन कौन सी थी, 4 थी। याद आ रहा है, नर में 4 सहायक नलिका थी। क्या चारों के नाम याद आ रहे हैं, वृषण जालिका, शुक्रवाहिकाएं, अधिवृषण और शुक्रवाहक। क्या ये 4 नाम याद हैं, इनको हमने क्या बोला था, सहायक नलिका। अब बात कर रहे हैं सहायक नलिका किसमें, मादाओं में। मादाओं में जो सहायक नलिका है, कृपया करके याद रख लेना, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, सहायक नलिका मादाओं में होती है 3। कौन कौन सी, आप में से मैक्सिमम बच्चों ने ये नाम लिखा है, क्या, फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी, डिंब वाहिनी, फैलोपियन नलिका। मैंने कहा ठीक है जी, फैलोपियन नलिका। आप में से मैक्सिमम बच्चों ने यह आंसर दिया है, फैलोपियन नलिका, जिसको हम अंग्रेजी में फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, हिंदी में एक और नाम अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी बोलते हैं। ठीक है, आएगा तब नाम लिख दूंगा, अभी सिर्फ इतना, फैलोपियन नलिका। और गर्भाशय भी याद रखना, गर्भाशय जो है उसको भी हम सहायक नलिका के अंतर्गत रखते हैं, और योनि, इसको भी हम सहायक नलिका के अंतर्गत रखते हैं। तो ये 3 संरचनाएं मादा में क्या कहलाती है मेरे भाई, सहायक नलिका। भूल मत जाइएगा। सर मैं नीट में एडमिशन लेना चाहता हूं। नीट में एडमिशन, नीट में कौन सा एडमिशन होता है मेरे भाई, नीट के कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, दैट इज ओके। नीट में एडमिशन कैसे ले लोगे हैं। आइए, सहायक नलिका, सहायक नलिका 3 प्रकार की है, फैलोपियन नलिका, गर्भाशय और योनि। डंडना डंडन। अब आगे चलते हैं। हमने बोला जैसे वहां 4 चीजें थी, ऐसे यहां पर भी 4 चीजें हैं। हाँ जी, साहिबा खान कृपया करके पढ़ लो बेटा, बातें मत करो। सर एमटीपी का फुल फॉर्म मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ध्यान से सुनिएगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन, हिंदी में भी बोलते हैं, इंग्लिश में भी बोलते हैं। फोकस यहां पर बेटा, कृपया करके रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ फोकस करें ना भाई। सहायक नलिका 3 थी, एक जोड़ी अंडाशय था, और कौन है, सहायक ग्रंथि, सहायक ग्रंथि। अब देखिए वहां पर आपने सहायक ग्रंथियां पढ़ी थी, किसमें, नर में। कौन कौन सी सहायक ग्रंथि थी, सरजी 3 थी। कौन कौन सी थी, याद करिए, सरजी 3 थी। कौन सी, शुक्राशय और पुरस्थ यानी प्रोस्टेट, और कंद मूत्र पथ यानी बल्बो यूरेथ्रल यानी काउपर, 3 थी ना। सरजी यहां पर मादा में सहायक ग्रंथि कौन सी होती है, देखते हैं एक बार।
बताएं जरा, किसने बच्चों को पता है? हाँ जी, एक्सेसरी ग्लैंड सहायक ग्रंथि मादाओं में कौन सी होती है? कोई बताएगा? विक्रम, खुशी, राजन, उजाला, साहिबा, रुमाना, रुपेश, दीक्षा, श्रीराम जी। सर यदि जोड़ी में से एक वृषण निकाल जाए तो क्या शुक्राणु बनेगा? हाँ जी, बन जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, मेमोरी ग्लैंड। अरे बाबा, ध्यान से सुनना, सहायक ग्रंथि मादाओं में जो हमारी एनसीईआरटी में दे रखी है वो सिर्फ एक दे रखी है, क्या? स्तन ग्रंथि। कौन सी दे रखी है बेटा जी? स्तन ग्रंथि दे रखी है। आ रहा है नीचे, लाल पट्टी तो नहीं आ रही है? स्तन ग्रंथि क्या दे रखी है? सहायक ग्रंथि, स्तन ग्रंथि दे रखी है। एक और भी आप पढ़ेंगे, कौन सी? बार्थोलिन ग्रंथि। बार्थोलिन ग्रंथि। तो दो आपने याद रखनी है, सहायक ग्रंथि जो हम पढ़ेंगे, एक स्तन ग्रंथि और एक बार्थोलिन ग्रंथि। ठीक है, ये दो ग्रंथियां होती हैं किसमें? मादा जनन तंत्र में, जो हमारे कोर्स में दे रखी है एनसीईआरटी में। वो कौन सी स्पेशली कौन सी दे रखी है? स्तन ग्रंथि। ये नहीं दे रखी है, हल्की सी चीज बताऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, चलिए जी, चार चीजें हो गई हैं, बचा क्या? आखिरी चीज जो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, बाह्य जननेंद्री। चौथा जो भाग होएगा उसे हम क्या बोलते हैं? बाह्य जननेंद्री। यहां लिख देता हूं, बाह्य जननेंद्री। ठीक है, जिसे हम भग या सिंपल वल्वा नाम देते हैं। ठीक है, तो बाह्य जननेंद्री जिसको हम क्या बोलते हैं? वल्वा, ये हम पढ़ेंगे। एक जोड़ी सबसे पहले देखिए, मादा जनन तंत्र में हम क्या पढ़ेंगे? एक जोड़ी अंडाशय, फिर पढ़ेंगे सहायक नलिकाएं, और फिर पढ़ेंगे सहायक ग्रंथियां, और फिर पढ़ेंगे बाह्य जननेंद्री। इस तरीके से हम ये पढ़ेंगे और उसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा मादा जनन तंत्र। सर बार्थोलिन ग्रंथि का कार्य क्या है? हाँ, तुम ही तो स्पेशल हो यहां पर, तुम्हें पहले बता दूं है ना? तुम ही हो क्लास में, और तो कोई है नहीं। पहले तुम्हें बता दूं बार्थोलिन ग्रंथि का कार्य है। ये जो चीजें हैं जो और बच्चा है वो ना पढ़े। बार्थोलिन ग्रंथि बिल्कुल काउपर ग्रंथि की तरह कार्य कर रही है। काउपर ग्रंथि कंदमूत्र ग्रंथि जो थी, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि जो थी, नर में क्या कार्य कर रही थी? कहीं ना कहीं मैथुन प्रक्रिया जो थी, कॉपुलेशन जो हो रहा था, संभोग प्रक्रिया जो हो रही थी, उसको सुगम बना रही थी। कैसे? कहीं ना कहीं स्नेहन देके, चिकनाहट देके, किसको? शिशन को, है ना? श्लेष्मा स्त्रावित कर रही थी ना, तो ये ग्रंथि भी श्लेष्मा स्त्रावित करती है। कौन से भाग में? योनि भाग में, ताकि कहीं ना कहीं वो मैथुन प्रक्रिया सुगम हो जाए। बस मिल गई ठंडक। चलो जी, आगे चलते हैं। मतलब डांट खाए बिना तो काम चलता ही नहीं है। आइए, पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेरे भाई क्या? एक जोड़ी अंडाशय। ठीक है, साथ साथ उतारते भी जाइएगा। अगर आपको लग रहा है सही, मजा आ रहा है, तो साथ साथ उतारते भी जाइएगा। नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसकी मेरे भाई? मादा प्रजनन तंत्र में किसकी? अंडाशय की। यह है अंडाशय, ये है, देखिए इस तरीके से ये आ रही है। कौन? फैलोपियन नलिका। और ये कौन है? अंडाशय। ठीक है, अब अंडाशय के बारे में कुछ बिंदु हैं जो आपको सीधा सीधा लिखने हैं। सबसे पहला देखिए, इस तरीके से हमारे बुक में अंडाशय का ये डायग्राम दे रखा है। एक और दिखा देता हूं मैं आपको, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। बड़े अच्छे अच्छे डायग्राम है, लो जल्दी से लो, फिर आगे चलते हैं। सर यू आर एंग्री? नहीं रे। हाँ जी, ले लिया। नेक्स्ट ये भी ले लो। ये तो खैर आपकी बुक में है, अंडाशय का ये डायग्राम। आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो आपकी बुक में भी है ये।
सर एम्पुला कहां पाया जाएगा? फैलोपियन नलिका में। थोड़ा तसल्ली रख लो बेटा, आएगा, सब कुछ आएगा। नेक्स्ट, ये वाला डायग्राम एक अंग्रेजी की भाषा में लिखा हुआ है, यहां पे इंग्लिश में लिखे हुए हैं। ये डायग्राम बड़ा अच्छा था, इसलिए मैं लेकर आया था। ठीक है, कृपया करके लिख लीजिएगा या बना लीजिएगा। चलिए आइए बात कर रहे हैं किसकी बेटा जी? अंडाशय की। सबसे पहला बिंदु, मादा में प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। मादा में प्राथमिक लैंगिक अंग है। प्राथमिक लैंगिक अंग का मतलब जिसमें युग्मक का निर्माण होएगा, सिंपल। दूसरा, इसका अगर मैं परिमाप देखूं, आकृति देखूं, आकार देखूं, ठीक है, तो ये बादाम के जितनी होती है। जी हां, बादाम के जितनी होती है, और एक जोड़ी होती है। बादाम के जितनी होती है, एक जोड़ी होती है, और लगभग इनकी लंबाई जो होती है वो 2 से 4 सेंटीमीटर की इनकी लंबी होती है। ये ठीक है, 2 से 4 सेंटीमीटर इनकी लंबाई होती है। बादाम के जितनी होती है। ठीक है, देखिए बादाम के जितनी दिख रही है, नहीं दिख रही है? ये बिल्कुल बादाम के जैसी आकृति है ये। ठीक है, सिंपल सा था। चलिए, एक जोड़ी होती है, सफेद रंग की होती है, श्वेत रंग की होती है। ठीक है जी, कहां पर मिलती है? एक मादा में कहां पर मिलती है? सिर में, ग्रीवा में, वक्ष में, उदर में या श्रोणी में? तो उदर के जस्ट नीचे, ध्यान से सुनना, उदर वाले भाग के जस्ट नीचे, यानी श्रोणी के ऊपरी भाग में, बोल सकता हूं। देखो मान लो इतना सा भाग अगर उदर का था और ये श्रोणी था, तो यहां पर मिल रही है, यानी क्या मैं इसको बोल सकता हूं? क्या उदर के जस्ट नीचे और श्रोणी के ऊपर वाले भाग में? जिनको नहीं समझ में है ध्यान से सुनना। मान लो ये भाग श्रोणी है, वापस से बोल रहा हूं, ये भाग श्रोणी है और ये वाला भाग उदर है, तो कहां पर मिल रही है मेरे भाई? कहां पर मिल रही है? उदर के नीचे। किसमें? श्रोणी में। लेकिन श्रोणी में भी क्या नीचे? नहीं, श्रोणी के ऊपर, श्रोणी के ऊपरी भाग में। तो याद रखना कहां पर मिलती है, भूल मत जाना। ये श्रोणी के, श्रोणी यानी पेल्विस रीजन जो होता है, ऊपरी भाग में मिलती है। सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ जी, किडनी के पीछे। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये जो अंडाशय जो है, क्या ये अंडाशय ऐसे हवा में लटके हुए हैं या किसी से जुड़ी हुई है? अगर मैं इस अंडाशय की बात करूं, ये अंडाशय जो है ये कहां पर है? ये तो समझ में आ गया। क्या आकार है? ये भी समझ में आ गया। कितने लंबे? ये भी समझ में आ गया। कितनी मिल रही है? ये भी समझ में आ गया। प्राथमिक लैंगिक अंग क्यों बोला? क्योंकि युग्मक का निर्माण कर रही है। लेकिन क्या ये हवा में लटकी हुई है, किसी चीज से जुड़ी हुई है? हाँ जी, हवा में लटकी हुई है या किसी चीज से जुड़ी हुई है? जरा इस डायग्राम को देखिएगा, जरा इस डायग्राम को देखिए और देखकर मुझे बताएं, ये अंडाशय दिख रहा है आपको? ठीक है, ये अंडाशय एक लंबी सी नलिका भी दिख रही है आपको? ये अंडाशय है, ये एक लंबी सी नलिका है। इस नलिका के द्वारा किससे जुड़ी हुई है? गर्भाशय से। जिनको नहीं दिखाई दे रहा है, ये अपने बुक का डायग्राम देखो मेरे भाई। बच्चों 1 सेकंड होल्ड करिएगा। हाँ जी बेटा जी, ध्यान से सुनिएगा, फिर से देखिएगा।
ये अंडाशय है और ये अंडाशय, ध्यान से सुनिएगा, ये अंडाशय इस गर्भाशय की दीवार से जुड़ा हुआ है। अंडाशय गर्भाशय की दीवार से जुड़ा हुआ है, किसके द्वारा? कुछ स्नायु है, कुछ लिगामेंट्स है, उनके द्वारा जुड़ा रहता है, जिनको हम बोलते हैं अंडाशय स्नायु, ओवेरियन लिगामेंट। ये जो डायग्राम में ये जो संरचना जो दिखाई दे रही है, इसका नाम है अंडाशय स्नायु। इनका नाम क्या है? अंडाशय स्नायु। जो अंडाशय को किससे जोड़ रहे हैं? इधर की तरफ कौन है? गर्भाशय है। हाँ, आज शोर बहुत हो रहा है। ठीक है, आइए फटाफट देखते हैं बेटा जी, यहां पर ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। देखिए फटाफट ध्यान से देखिएगा, ये गर्भाशय है और इस तरीके से ये हमारा क्या मिल रहा था? गर्भाशय, ये फैलोपियन नलिका, और इधर ध्यान से देखिएगा ये है अंडाशय। ठीक है, एक ही झटके में समझ में आ जाएगा। ये अंडाशय जो है ये कुछ स्नायु द्वारा, कुछ लिगामेंट्स द्वारा जुड़ा हुआ है। इन लिगामेंट्स को, इन स्नायु को हम क्या बोल रहे हैं? ओवेरियन लिगामेंट। अंडाशय स्नायु। ठीक है, जो क्या कर रहे थे? अंडाशय को गर्भाशय की भित्ति से जोड़ रहे हैं। अब रुकिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये स्नायु था जिसने कहीं ना कहीं अंडाशय को जोड़ा, किससे? गर्भाशय से। ये स्नायु किसने उत्पन्न किया था? इस अंडाशय ने उत्पन्न किया था। किसने उत्पन्न किया था? ये जो अंडाशय जो है इसने उत्पन्न किया था ये स्नायु, और इसको ये जोड़ रहा था किससे? गर्भाशय की भित्ति से। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो गर्भाशय है ये भी स्नायु बनाता है। ये जो गर्भाशय है ये भी स्नायु बनाता है, और ये बड़ा स्नायु बनाता है, दीर्घ स्नायु, ब्रॉड लिगामेंट बोलते हैं इसको। क्या बोला हमने? ब्रॉड लिगामेंट, दीर्घ स्नायु। और ये जो दीर्घ स्नायु जो है, ब्रॉड लिगामेंट जो है, ये किसने बनाया मेरे भाई? ये गर्भाशय ने निर्मित किया है। ठीक है, और ये स्नायु किसको जोड़ रहा है? बात वही है, देखिए, जोड़ना इन दोनों को आपस में, हमें जोड़ना इन दोनों को आपस में, हमें किसको? अंडाशय को गर्भाशय से, गर्भाशय को अंडाशय से। अब हुआ क्या था? अंडाशय को अगर गर्भाशय से जुड़ना था तो अंडाशय ने एक संरचना बनाई जिसका नाम है ओवेरियन लिगामेंट, अंडाशय स्नायु, जो अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ रहे हैं। और इसको, और ये जोड़ने की प्रक्रिया और अच्छी हो जाए तो गर्भाशय ने भी कुछ क्या बनाए? स्नायु, जिनका नाम है ब्रॉड लिगामेंट, जो यूट्रस से निकलकर किससे आकर जुड़ रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा, इस अंडाशय से जुड़ रहे हैं। लेकिन अंडाशय से किससे जुड़ रहे हैं? अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो ब्रॉड लिगामेंट है, ये जो दीर्घ स्नायु है, ये अंडाशय के ऊपर एक दोहरा आवरण बना देते हैं। ध्यान से सुनना, ये जो ब्रॉड लिगामेंट है, ये दीर्घ स्नायु है, ये अंडाशय के ऊपर एक दोहरा आवरण बनाते हैं। दोहरा आवरण, जिसको हम बोलते हैं मीजोवेरियम, जिसे हम क्या नाम देते हैं? मीजोवेरियम। तो जिनके भी ऊपर से गया है, जिन्होंने सीरियसली नहीं सुना है, ठीक है, सर जी लिगामेंट क्या होते हैं? एक प्रकार का हमारा कंकालीय तंत्र का भाग होता है, याद रखना, भूल मत जाना। कौन? लिगामेंट्स। एक काम कर, जिसने पूछा लिगामेंट क्या होते हैं, एक काम कर, अपनी नाक को पकड़, पीछे से नाक को पकड़, आगे से देख कहां पर इलास्टिसिटी है, कहां पर कहीं ना कहीं लचीलापन है। जहां पर है वो है लिगामेंट, जहां पर नहीं है वो है हड्डी। कान को पकड़ जल्दी से और बोल, सॉरी अब नहीं कहूंगा। तो कान में भी क्या है? लिगामेंट्स है। नाक के आगे वाले भाग में क्या है? लिगामेंट है। ठीक है,
मैं आगे इस तरीके से और पीछे इस तरीके से अगर फोल्ड हो रहा हूं, मतलब आगे मुड़ रहा हूं, पीछे जा रहा हूं, ऐसे हो रहा हूं, ऐसे हो रहा हूं, कैसे हो रहा हूं? क्योंकि मेरी जो रीढ़ की हड्डियां हैं उनके बीच में भी क्या है? लिगामेंट है। ठीक है। स्नायु क्या है? तू भी कान पकड़, कान पकड़, कान पकड़, जल्दी से फील कर, ये है स्नायु। चलिए, मैं मजाक कर रहा था सर, मीजोवेरियम समझ में नहीं आया, अभी बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं, वापस से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये जो मैंने अभी बताया था ये सिर्फ मैं मजाक कर रहा था कान पकड़ने के लिए, एक्चुअली ये स्नायु नहीं है, ये कार्टिलेज है, इनको हम कार्टिलेज बोलते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड कार्टिलेज, इनको हम कंडरा बोलते हैं। ये स्नायु नहीं होते, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। देखिए क्या होते हैं लिगामेंट्स, मैं आपको बताता हूं। जब आप पढ़ते हैं लिगामेंट्स के बारे में तो बेसिकली एक होता है कार्टिलेज और एक होता है लिगामेंट्स। एक बोन्स को यानी हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ते हैं और एक मांसपेशियों को मांसपेशियों से जोड़ते हैं। ठीक है, वो जब कंकाल तंत्र आता है तब हम बात करते हैं, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। जो फोकस जिस चीज पर करना है ध्यान से सुनिएगा, इतनी सी बात समझना, हमारे शरीर में कंकाल तंत्र मिलता है, हाँ जी मिलता है। उस कंकाल तंत्र के कई सारे भाग होते हैं। वो कंकाल तंत्र बनाने के लिए संरचनाएं होती हैं जिसमें कंडरा होती हैं, स्नायु होती हैं, अस्थियां होती हैं, बोन्स होती हैं, कार्टिलेज होती हैं, लिगामेंट्स होते हैं। ठीक है, बात आ रही है ये क्या कर रही हैं? ये एक संयोजी ऊतक है। कौन सा ऊतक है? संयोजी ऊतक है जो जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, तो अभी के लिए प्रभु इतनी सी बात को समझना। जी उजाला मैंने बता दिया था। यहां पर ये कार्टिलेज है, हेलाइन कार्टिलेज होते हैं, नाक पर है, कान पे है, रीढ़ की हड्डियों के बीच में, और इनफैक्ट हमारी जो पसलियां आकर आगे उरोस्थी से जुड़ती है वहां पर भी कार्टिलेज होता है। ठीक है, तो वो सिर्फ ये टेंडन्स बोलते हैं, कार्टिलेज, टेंडन्स, कंडरा, स्नायु, लिगामेंट्स, बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, तो मेरे भाई जी जी जी, मांसपेशियों को मांसपेशियों से जोड़ते हैं लिगामेंट। ठीक है, अभी फोकस करिए प्रभु सीधी सी बात को, नहीं तो घूम फिर जाएंगे और माथा खराब हो जाएगा। ठीक है, स्टर्नम होता है, स्टेगनम नहीं होता है। ये गर्भाशय, ये अंडाशय, अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ना है तो कोई संयोजी ऊतक की जरूरत है। यहां पर जो संयोजी ऊतक है जो जोड़ने का काम कर रहा है उसका नाम है स्नायु, जिसका नाम है कौन सा? अंडाशय स्नायु, जो किसने बनाया? अंडाशय ने। उसके बाद ये स्नायु तो अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ रहा है। गर्भाशय ने बोला मैं कैसे पीछे रह जाऊं, मैं भी एक स्नायु बनाता हूं। गर्भाशय ने बड़ा स्नायु बनाया जिसका नाम है दीर्घ स्नायु, ब्रॉड लिगामेंट, जो जाकर जुड़ रहा है किससे? अंडाशय से। तो फर्क इतना सा था बस, ये इसने बनाया, ये जो है ये इसने बनाया। ठीक है, अंडाशय स्नायु अंडाशय ने बनाया, और इसको चाहे गर्भाशय स्नायु भी बोल सकते हैं। गर्भाशय स्नायु गर्भाशय ने बनाया। बहुत धीरे चल रहा है, कृपया करके थोड़ा सा फोकस करिएगा ताकि हम थोड़ा सा फास्ट पढ़ें। हाँ जी, ये कौन था? ब्रॉड लिगामेंट। अब बात आ रही है मीजोवेरियम क्या था, ध्यान से सुनिएगा। ये लिगामेंट जो था ये आगे चलकर, ध्यान से सुनना, ये इस तरीके से मान लो लिगामेंट है, जो किसने बनाया? गर्भाशय ने बनाया। क्या नाम था इसका? ब्रॉड लिगामेंट या गर्भाशय लिगामेंट, गर्भाशय स्नायु। और ये जाकर, ध्यान से देखिएगा, ये जाकर इस तरीके से फोल्ड बना रहा है। क्या बना रहा है? इस अंडाशय के ऊपर दो आवरण बना रहा है। ठीक है, वो जो दो आवरण जो है यहां पर, ये जो दो आवरण जो है जो अंडाशय के ऊपर बने हैं, ये दो आवरण किसके थे? इस दीर्घ स्नायु के थे, जो किसके ऊपर चढ़ गए हैं? अंडाशय के ऊपर चढ़ गए हैं। ये जो दो आवरण हैं इनका नाम है मीजोवेरियम। यस, ये जो दोहरा आवरण है ये क्या कहला रहा है? मीजोवेरियम। अब समझ में आ गया मीजोवेरियम क्या था? क्लियर है? चलें आगे। आइए बेटा फोकस करते हैं जिस चीज पर, जो मेन चीज थी उस पर फोकस करते हैं। ध्यान से सुनिएगा,
हम यहां पर बात कर रहे थे ये गर्भाशय, ये फैलोपियन नलिका, ये अंडाशय। हमने सबसे पहले बात करी अंडाशय मादा में, थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। अंडाशय मादा में प्राथमिक लैंगिक अंग है, हाँ जी है। बादाम के जितना होता है, श्वेत रंग का होता है, एक जोड़ी होता है, 2 से 4 सेंटीमीटर की लंबाई होती है, श्रोणि के ऊपरी भाग में मिलता है और किससे जुड़ा होता है? गर्भाशय से जुड़ा होता है। गर्भाशय से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा रहता है? गर्भाशय से जुड़ा रहता है। ठीक है, किसके द्वारा? मैंने आपको बता दिया 2 प्रकार की स्नायु मिल रही हैं, एक वो जो अंडाशय ने बनाई है और एक वो जो गर्भाशय ने बताई है। बस इतनी सी बात, खत्म। ठीक है, अब ये तो था हमने जो बाहरी संरचना देखी। अब हम यहां पर आंतरिक संरचना देखने वाले हैं। किसकी? इस अंडाशय की। ये जो अंडाशय जो है, इसकी जब हम आंतरिक संरचना देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? ध्यान से देखिएगा। मान लो ये अंडाशय है, ठीक है। इस अंडाशय में ध्यान से सुनिएगा 3 स्तर हैं। अब हमारी ना एनसीईआरटी में 3 स्तर नहीं दे रखी हैं, लेकिन कृपया करके फोकस करिएगा, 3 स्तरें हैं। ये सबसे बाहरी स्तर, फिर उसके नीचे ये सबसे इंपॉर्टेंट स्तर है और उसके नीचे एक छोटी सी पतली सी स्तर। तो कुल मिलाकर मेरे भाई 3 स्तर मिल रही हैं, 3 लेयर्स मिल रही हैं। सर कैसे मान ले कि ये व्हाइट बोर्ड है? मत मान, जरूरत नहीं है। तुम फालतू में परेशान करने आते। अरे भैया थोड़ी देर के लिए हटा दो, नहीं तो मैं पगला जाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, कितनी स्तर है मेरे भाई यहां पर? सर अंडज गुलाबी रंग का होता है। अरे मोरी अम्मा, हटाओ। हम थोड़ा सा यहां पर पढ़ने पर और पढ़ाने पर फोकस कर ले, नहीं तो आधे से ज्यादा तो बस मौज ही लेने आते हैं। आइए, सबसे बाहरी जो स्तर है बेटा जी, इसका नाम है, अंग्रेजी में बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम, बाह्य उपकला। विसरल पेरिटोनियम बाह्य उपकला, जो क्या कर रही है मेरे भाई? सीधी सी बात है, प्रोटेक्शन करेगी कहीं ना कहीं इस अंडाशय के अंदरूनी संरचनाओं को। सबसे बाहर विसरल पेरिटोनियम, बाह्य उपकला। ठीक है, नेक्स्ट इसके नीचे जो अगली जो स्तर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्तर है और इसी का ही नाम है जनन उपकला, जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम, जनन उपकला। ठीक है, और आखिरी सबसे अंदर की तरफ जो है, ये वाली पतली सी सबसे अंदर वाली जो स्तर जो है, अब आप में से कई ना ऐसे बुड़बक भी होंगे जो कहेंगे सर आपने ना इस स्तर में कोशिका दिखा दी, इस स्तर में कोशिका दिखा दी, बीच वाली में नहीं दिखाई। प्रभु बीच वाली में भी कोशिकाएं हैं, बस खुश। जो अंदर वाली जो स्तर जो है, इसका नाम है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, तो कुल मिलाकर हिंदी में भी ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, इंग्लिश में भी ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, विसरल पेरिटोनियम बाह्य उपकला, और फिर उसके नीचे जनन उपकला, और फिर उसके नीचे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अब हमारी एनसीईआरटी क्या बोल रही है? हमारी एनसीईआरटी बोल रही है कि जो अंडाशय जो होता है, उस अंडाशय में बाहर मिलती है एक उपकला और उसके नीचे मिलती है क्या? जनन एपिथेलियम या जनन उपकला, ये बोल रहा है। ठीक है, तो आपने अगर याद रख सकते हैं तो ऐसे भी याद रख लीजिए, नहीं याद रख सकते हैं तो सिंपल याद रख लीजिए क्या? उपकला सबसे बाहर है, प्रोटेक्शन दे रही है, और उसके नीचे जनन उपकला भी मिलती है। उसके नीचे एक और स्तर होती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया।
चलिए जी, अब सर अंदर, ये जो अंदर खाली जगह है प्रभु, ये जो अंदर जितनी भी खाली जगह है, ये सारी अंदर जो खाली जगह होती है इसको हम बोलते हैं पीठिका, अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रोमा। किसकी पीठिका? अंडाशय पीठिका, अंडाशय पीठिका, ओवेरियन स्ट्रोमा। अब ये जो अंडाशय पीठिका जो है, ये किनारे पर थोड़ी सी गाढ़ा होता है, ये किनारे पर हल्का सा गाढ़ा होता है ये, और बीच में इतना गाढ़ा नहीं होता है। मिलता क्या है इसमें देखेंगे। अभी हमने क्या किया, ये जो अंडाशय की जो पीठिका जो थी, इसको बेटा जी हमने दो भागों में बांट दिया है, एक परिधि वाला भाग और एक बीच वाला भाग। जो परिधि वाला भाग जो होता है इसको हम बोलते हैं वल्कुट, अंग्रेजी में कॉर्टेक्स, और जो बीच वाला भाग होता है इसको हम बोलते हैं मध्यांश, मेड्यूला। किसका? अंडाशय पीठिका दो भागों में बट जाती है, एक होता है वल्कुट परिधि का भाग और एक होता है मध्यांश बीच वाला भाग। ये थी सिंपल सी संरचना किसकी? अंडाशय की। इसके ऊपर दो फोल्ड है। अब इसके ऊपर दो फोल्ड है किसके? उस दीर्घ स्नायु के। ध्यान से सुनना, इस अंडाशय के ऊपर दो स्तरें और हैं, लेकिन वो किसकी हैं? वो दीर्घ स्नायु की हैं, जिनका नाम क्या था? मीजोवेरियम। ये था कंप्लीट संरचना। जिन्होंने सीरियसली सुना है वो समझ गए होंगे, और जो बीच बीच में एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं, मौज करो बेटा, मौज करो। हाँ जी, ये था सिंपल सी संरचना। अब अंदर क्या मिल रहा है वो अभी नहीं बता रहा हूं, क्योंकि जब हम अंड जनन प्रक्रिया पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि अंदर कुछ पुट्टिकाएं होती हैं, प्राथमिक पुट्टिका, द्वितीय पुट्टिका, तृतीय पुट्टिका, ग्रेफियन पुट्टिका, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एल्बिकेंस। ये कई सारी संरचनाएं यहां पर मिलेंगी, और मिलेंगी भी कहां पर? पर्टिकुलरली इस पीठिका के वल्कुट भाग में। मेनली कौन से भाग में मिलेंगी? इस वल्कुट भाग में कुछ पुट्टिकाएं मिलेंगी, कुछ फॉलिकल्स मिलेंगी, जिसमें से मेन नाम आपने सुना होगा ग्रेफियन फॉलिकल, ग्रेफियन पुट्टिका जो यहां पर मिलेगी। वो फटती है और अंडोत्सर्ग होता है, और बाहर क्या निकलता है? द्वितीयक अंडक निकलता है, सेकेंडरी oocyte निकलता है, जो आगे चलकर अंडाणु में बदलता है। आप में से कई जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं अभी सिर्फ इतना सा क्रम वाइज चीजों को समझना। अभी तक मैंने सिंपल स्वीट अक्षरों में सीधे सीधे बातें बताई हैं आपको। क्या कि मेरे भाई अंडाशय की बात कर रहे थे, प्राथमिक लैंगिक अंग है, हंजी क्या बना रहा है? युग्मक। बादाम के जितना होता है हंजी, कैसा होता है? एक जोड़ी होता है। कितनी लंबाई? इतनी लंबाई। कहां पर मिल रहा है? एक मादा के श्रोणी भाग के, श्रोणी के ऊपरी भाग में मिल रहा है। किससे जुड़ा हुआ है? गर्भाशय से जुड़ा हुआ है। किससे? स्नायुओं से। कौन से स्नायु? दो प्रकार के स्नायु बताए। एक वो स्नायु जो खुद अंडाशय बनाता है, जिसका नाम अंडाशय स्नायु, और वो अंडाशय स्नायु जो अंडाशय से निकला, अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ रहा है। गर्भाशय ने कहा मैं कैसे पीछे रहूं, मैं भी और जटिलता से इसको जुड़ जाऊंगा, तो गर्भाशय ने बनाया क्या? गर्भाशय स्नायु, यूटेराइन लिगामेंट, जिसको हमने ब्रॉड लिगामेंट बोला, दीर्घ स्नायु। ये जाकर जुड़ रहा है किससे? अंडाशय से। कैसे? इस ब्रॉड लिगामेंट ने दो आवरण बनाए, वो दो आवरण इसके ऊपर आकर चढ़ गए, जिसका नाम क्या था? मीजोवेरियम। ये हमने देखा। फिर हमने जब अंडाशय की संरचना देखी तो हमें पता लगा कि भैया जो अंडाशय है उसमें तीन स्तर मिल रही है। सबसे बाहर बाह्य उपकला, फिर जनन उपकला या जर्म स्तर भी बोल देते हैं इसको, जनन उपकला को जर्म स्तर भी बोल देते हैं, और फिर इसके नीचे कौन है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, जो हमारी एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है। अगर रखना है याद तो रखिए, नहीं रखना तो गोली मारिए इसको। किसको? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है। अंदर क्या मिल रहा था? एक द्रव्य मिल रहा है, एक तरल मिल रहा है, जिसको हमने बोला है क्या? पीठिका, स्ट्रोमा, ओवेरियन स्ट्रोमा, हिंदी में अंडाशय पीठिका, जो दो भागों में बट गया है। किनारे वाला वल्कुट, बीच वाला मध्यांश। मेन इंपॉर्टेंट कौन है? वल्कुट, क्योंकि जब अंड जनन प्रक्रिया पढ़ेंगे, यानी अंडाणु के निर्माण की जब प्रक्रिया पढ़ेंगे, तो पता लगेगा कि भैया यहां पर इस
वलकुट भाग में बहुत सारी चीजें होने वाली है, कुछ पुट्टकों का निर्माण होएगा, पुट्टिकाओं का निर्माण होएगा, वो सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक, चलें आगे। अब बात करते हैं मेरे भाई यहां पर अंडाशय के बाद में किसकी, फैलोपियन नलिका की। आप में से एक बच्चे ने बोला सर फैलोपियन नलिका जो है गुलाबी रंग की होती है। नहीं, ये सिर्फ इस डायग्राम में समझा रखा है। ठीक है, चलिए फैलोपियन नलिका की बात कर रहे हैं, आइए बात करते हैं। फैलोपियन नलिका बहुत सिंपल सी है। फैलोपियन नलिका जिसको हमने कई सारे नाम से पुकारा है, अरे फैलोपियन नलिका जिसको हमने कई सारे नाम से पुकारा है, क्या? अंडवाहिनी, डिंब वाहिनी, अंडवाहिनी, डिंब वाहिनी। ठीक है, ये तो हिंदी में नाम हो गए हैं। इंग्लिश में क्या बोला हमने इसको? फैलोपियन ट्यूब। अंडवाहिनी को ओविडक्ट, डिंब वाहिनी को बेटा जी, डिंब वाहिनी को कुछ नहीं, ओविडक्ट ही बोलिए इसको। हाँ जी, तो कुल मिलाकर ये कुछ नाम है। ठीक है, अब बात आ रही है ये क्या है? एक नलिका है। क्या है ये? एक नलिका है। बिंदु दर बिंदु चीजें सिंपल तरीके से याद रखनी है। ये एक नलिका है जो लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी है। कितनी? 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका है। ठीक है, और ये जो नलिका जो है इसके मुख्य रूप से 3 भाग हैं। ये 3 भागों से बनी हुई है। अब 3 भाग कौन कौन से हैं जरा गौर से फटाफट सुनिएगा प्रभु, जरा जल्दी से। पहला हमारा है जो संकीर्ण पथ, जिसको हम इस्थमस भी बोलते हैं। इस्थमस। दूसरा तुम्बिका, तुम्बिका जिसको हम अंग्रेजी में एम्पुला बोलते हैं। और तीसरा जो होता है उसको हम कीपक बोलते हैं, इंग्लिश में इनफंडीब्यूलम बोलते हैं। ठीक है, और ये जो इनफंडीब्यूलम होता है इससे कुछ संरचनाएं निकलती हैं, कुछ उंगली नुमा संरचनाएं, जिनको हम झालर बोलते हैं और अंग्रेजी में फिम्ब्री बोलते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे क्या 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 क्या, कैसे 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 कैसे? देखिएगा जरा तुरंत। देखिए ये वाले डायग्राम में आप देख भी सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, इधर दिखा देता हूं। देखिएगा यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं इधर भी बना देता हूं छोटा सा, ये गर्भाशय। ठीक है, पहले इधर देख लीजिएगा, फिर इधर देख लीजिएगा। उसके बाद ये फैलोपियन नलिका, ये अंडाशय, अंडाशय स्नायु, और इधर क्या होएगा हमारा? गर्भाशय स्नायु। ठीक है, अब यहां पर कीप के आकार की, कीप यानी फनल शेप में, ये पूरा कीप के आकार की जो संरचना है इसको हमने बोला है कीपक, जिससे कुछ उंगली नुमा संरचनाएं निकल रही थी जिनको हमने बोला है झालर। ठीक है, फिर उसके बाद में ये पूरी लंबी सी संरचना जो थी, ये पूरी, इस पूरी लंबी सी संरचना को हमने बोला तुम्बिका। सबसे लंबा भाग है अंडवाहिनी का, और लास्ट में आखिरी भाग जो गर्भाशय में जाकर खुल रहा है ये है संकीर्ण पथ। संकीर्ण होता जाता है इस तरीके से। तो कुल मिलाकर ये भाग थे किसके? फैलोपियन नलिका के। इनफंडिबुलम,
फिम्ब्री, इनफंडिब्यूलम यानी कीपक, जिसकी उंगली नुमा जो संरचना है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको हमने बोला फिम्ब्री, लंबा सा भाग तुम्बिका यानी एम्प्यूला, और छोटा सा पतला सा भाग कौन, संकीर्ण पथ यानी इस्थमस। ये कुल मिलाकर 3 भाग थे। खत्म, इतनी सी बात थी। किसमें मेरे भाई, किसमें, ये फैलोपियन नलिका में। ये कुछ उंगली नुमा संरचनाएं देख रहे हैं, ये कौन है, झालर है। ये कीप के आकार की जो संरचना जो होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनफंडिब्यूलम। फिर उसके बाद बड़ा सारा भाग जो है, ये पूरा भाग जो है, ये कौन है, तुम्बिका, और जो लास्ट में जाकर गर्भाशय में खुलेगा कौन, इस्थमस यानी इस्थमस यानी संकीर्ण पथ। ये थी फैलोपियन नलिका। ठीक है, अब मेरा जो प्रश्न है ना, जरा गौर से सुनिएगा। एक चीज मुझे बतानी है बस जल्दी से। 3 भाग हैं, ये 3 भाग मैंने आपको बता दिए हैं। बस एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे जो बतानी है यहां पर, वो ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 2 चीजें इंपॉर्टेंट है यहां पर, जरा मुझे दिखाएं एक बार। 2 चीजें मैं आपसे पूछना चाहता हूं। रुके हैं कि भाग लिए हैं, कुछ टिके हैं कि चले गए हैं? सर आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, आवाज आ रही है? हाँ जी सर, इनका कार्य बेटा ये एक पथ है, ये एक रास्ता है, बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब देखिए क्या होता है मेरे भाई, आपने पूछा सर इनका कार्य क्या है। देखिए ये अंडाशय से कहीं ना कहीं वो संरचना निकलेगी जो मादा युग्मक का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी होगी। मादा युग्मक नहीं निकल रहा, सुन लीजिए मेरी बात को गौर से, कान खोलकर। इस अंडाशय से अंडाणु नहीं निकलता। मनुष्यों में इस अंडाशय से अंडाणु नहीं निकलता है, फीमेल गैमेट ओवम नहीं निकलता, सेकेंडरी oocyte निकलता है, द्वितीय अंडक निकलता है। ठीक है, वो यहां जाकर अंडाणु में परिवर्तित होता है। कैसे होएगा, किस तरीके से होएगा, पढ़ेंगे बाद में। अभी सिर्फ इतना सा, इस अंडाशय से जो संरचना निकल रही है उसको कैच करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए कुछ उंगली नुमा संरचना थी, झालर, पकड़ लिया, अंदर ले आए, आ गया, जिसका नाम है द्वितीय अंडक। अब ये द्वितीय अंडक को यहां पर पहुंचाना है। अब कैसे पहुंचाया जाएगा, तो बेटा जी याद रखना, यहां पर ये जो फैलोपियन नलिका जो होती है, इसकी जो दीवारें जो होती हैं, इन दीवारों पर, या मैं बोलूंगा इन दीवारों की कोशिकाएं जो होती है वो पक्षमाभी होती है। कैसी होती हैं, पक्षमाभी होती हैं, सिलिएटेड होती हैं, जो आपने पहले भी पढ़ा था, जो इस द्वितीय अंडक को यहां से इस तरीके से चलाते 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 यहां पर ले आए। किसमें, तुम्बिका क्षेत्र में। अब ये द्वितीय अंडक है, द्वितीय अंडक है, अंडाणु नहीं है। कौन है ये, द्वितीय अंडक है। ये जैसे शुक्राणु आता है, जैसे टच करता है शुक्राणु, तो ये बदलता है अंडाणु में, फिर निषेचन विषेचन हो जाता है, होने के बाद युग्मनज बनता है। तो प्रश्न जो था वो ये था, ध्यान से सुनिएगा। हमारी पहले की ना एनसीईआरटी में, पहले की एनसीईआरटी में एक चीज लिखी होती थी, क्या, कि निषेचन जो होता है, शुक्राणु और अंडाणु का मिलन जो होता है, संलयन जो होता है, वो कहां होता है, फैलोपियन नलिका में। आप में से मैक्सिमम बच्चे जानते हैं। लेकिन फैलोपियन नलिका में कहां पर, पहले लिखा होता था, पहले की बुक में क्या, एम्पुला इस्थमस जंक्शन पर, एम्पुला इस्थमस जंक्शन पर, यानी तुम्बिका संकीर्ण पथ की संधि जो है वहां पर होता है। लेकिन नहीं, बाद में हमारी एनसीईआरटी में कुछ चेंजेस आए, और क्या आया कि निषेचन होता है किसमें, तुम्बिका क्षेत्र में। तो कृपया करके याद रख लेना, निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है, फैलोपियन नलिका में होता है, और फैलोपियन नलिका के कौन से भाग में, तुम्बिका क्षेत्र में होता है। पहला चीज इंपॉर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट, अब आप ही में से कोई ना कोई बच्चा मुझे डेफिनेटली बताएगा, मुझे पता है। अगर यहां पर निषेचन हो गया, युग्मनज बन गया, ठीक है सर, इतना जान गए, ठीक है। अब यहां पर ये युग्मनज अगर बन गया, तो ये युग्मनज अब क्या करता है, विदलन करता है। विदलन, क्लीवेज बोलते हैं उसको। एक ऐसा विभाजन जिसमें वृद्धि नहीं होती, बस विभाजन होता रहता है। आप बोलेंगे क्या सर, समझ नहीं आया। देख मेरे भाई, सिंपल सी बात बताता हूं। ये देख, ये एक कोशिका, ये विभाजन करके 2 कोशिका बना रही है, छोटी छोटी। ये 2 छोटी छोटी कोशिका वापस से विभाजन करती है कि वृद्धि करती है? सर जी ये पहले वृद्धि करेंगी, बड़ी हो जाएंगी, फिर वापस से ये दोनों फिर से क्या करेंगी, विभाजन करेंगी। ठीक है,
तो ऐसा विभाजन क्या कहला रहा है जिसमें गुणसूत्र की संख्या समान रहेगी, ये क्या कहलाएगा, समसूत्री विभाजन। लेकिन मैंने बोला एक ऐसा विभाजन, ध्यान से सुनना, जिसमें कोशिका ने विभाजन तो किया लेकिन वृद्धि नहीं हो रही है। अगर आपको याद आ रहा हो 11th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा था कोशिका चक्र, कोशिका विभाजन, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, जिसमें आप पढ़ते हैं कहीं ना कहीं कोशिका का जीवन चक्र होता है, उसमें दो अवस्थाएं आती हैं। एक होती है वृद्धि अवस्था जिसको हम अंतरावस्था बोलते हैं, और एक होती है कौन सी, विभाजनकारी अवस्था यानी डिविजनल फेज। तो यहां से यहां तक डिवीजन तो हो गया यानी विभाजन तो हो गया, लेकिन अब वृद्धि नहीं होएगी। जब वृद्धि नहीं होगी यानी वृद्धि अवस्था हटा दी, फिर वापस से कौन सी आ जाएगी, विभाजन। यानी ये दो छोटी कोशिका और विभाजन करेंगी, और छोटी कोशिका और छोटी कोशिका, यानी केवल और केवल बस विभाजन होता जा रहा है, वृद्धि नहीं हो रही है। ऐसा विभाजन क्या कहलाता है, विदलन कहलाता है। तो प्रभु यहां पर जो युग्मनज बनेगा ना, यहां पर जो युग्मनज बनेगा ना, अर्धसूत्री कहां से हो जाएगा बुद्धू, यहां पर जो युग्मनज बनेगा वो युग्मनज कौन सा विभाजन दर्शाएगा, विदलन। एक ऐसा विभाजन जिसमें वृद्धि नहीं होएगी, केवल और केवल क्या होएगा, विभाजन होएगा। ठीक है, अब वो कहीं ना कहीं युग्मनज से बहुत सारी कोशिका बनती जाएंगी, बनती जाएंगी, बनती जाएंगी, बनती जाएंगी, कुछ अवस्थाएं आएंगी। कोई तूतक अवस्था जिसको हम मोरूला बोलते हैं, फिर उसके बाद कोरक पुट्टी बनती है जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे करते करते अवस्थाएं आएंगी और फिर आगे जाकर कहीं ना कहीं कोरक पुट्टी जो होती है, ब्लास्टोसिस्ट जो होती है, वो यहां पर आकर चिपक जाती है, जुड़ जाती है, रोपित हो जाती है, इंप्लांटेशन हो जाता है। किसमें, गर्भाशय की भित्ति में। 7 दिनों के बाद में, जिस दिन निषेचन होता है उसके 1 हफ्ते के बाद में कहीं ना कहीं कोरक पुट्टी जो होती है वो आकर चिपक जाती है। अब जिनके ये माथे के ऊपर से जा रही है चीरती हुई, अभी छोड़ देना, अभी सिर्फ इतना सा समझना, निषेचन कहां पर हुआ था, सर्जी तुम्बिका क्षेत्र में। ठीक है, मैं बस ये जानना चाह रहा था आपको, क्या इतनी सी बात समझ में आई। एक लेडी जब प्रेग्नेंट होती है, एक स्त्री में जब गर्भावस्था आती है, तो उसका शिशु जो होता है, उसका बालक जो होता है, उसका बच्चा जो होता है, उसका परिवर्धन, उसका विकास, उसका डेवलपमेंट फैलोपियन नलिका में होता है कि गर्भाशय में होता है। बस इतनी सी बात मैं जानना चाहता हूं आपसे। यस, एंडोमेट्रियम में इंप्लांट होती है। जल्दी से बताएं। यस, जितनी बार विभाजन होएगा कोशिका उतनी छोटी होती जाएगी। जल्दी से, जी हां, कहां पर होएगा, विकास कहां होएगा, उस शिशु का सर्जी गर्भाशय में होएगा ना। अब आप मुझे बताएं, अगर विकास यहां पर हो रहा है, रोपण कहां पर हुआ था, रोपण यहीं पर हुआ था ना, गर्भाशय में हुआ था ना। कोरक पुट्टी कुछ बनी थी यहां पर, गर्भाशय में रोपित हो जाती है, फिर वो आगे चलकर विकास करती है, भ्रूण बनाती है, भ्रूण जो है आगे चलकर शिशु का निर्माण करेगा, है ना, होएगा ना, यही होएगा ना सब कुछ। अगर मैं आपसे बोलूं किसी स्त्री में कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाए कि रोपण और विकास अगर फैलोपियन नलिका में ही होने लग जाए उस बच्चे का, तो क्या ये प्रेगनेंसी, क्या ये सगर्भता संपन्न हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। अगर प्रेगनेंसी, सगर्भता गर्भाशय में ना होकर अगर फैलोपियन नलिका में हो जाए, तो क्या वो बच्चा उत्पन्न हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जी, क्या ये नॉर्मल कंडीशन है, नहीं सर, ये एबनॉर्मल कंडीशन है। ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है जहां पर यहां पर अगर रोपण हो गया, विकास यहां पर होने लग गया, तो सीधी सी बात है यहां पर नहीं हो पाएगा बच्चे का निर्माण, क्योंकि अपरा का निर्माण नहीं हो पाएगा। किसका निर्माण नहीं हो पाएगा, अपरा का, क्योंकि अपरा प्लेसेंटा कहां पर बनती है मेरे भाई, गर्भाशय में बनती है। तो उस स्त्री की मृत्यु हो जाएगी, स्त्री की मृत्यु नहीं होएगी, कहीं ना कहीं इसका विकास नहीं होएगा। और आजकल की टेक्निक इतनी एडवांस है कि यहां से इसको हटा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो बेटा जी ये परिस्थिति जब सगर्भता जो है, प्रेगनेंसी जो है, वो गर्भाशय में ना होकर अगर फैलोपियन नलिका में हो जाए, यानी अंतः रोपण जो है अगर गर्भाशय में ना होकर फैलोपियन नलिका में हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं
एक्टोपिक प्रेगनेंसी, याद रखना क्या बोलते हैं, फैलोपियन नलिका में अगर अंतःरोपण हो जाता है, अंतःरोपण यानी वो जो युग्मनज से जो आगे जो संरचना बनती है कोरकपुट्टी वो जाकर चिपक जाती है, उसको बोलते हैं अंतःरोपण हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जिसमें शिशु का निर्माण नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, हां बिल्कुल। तो ये कुछ बिंदु थे सिंपल से। अब एक बच्चे ने पूछा सर फैलोपियन नलिका काम क्या कर रही है, मेरे भाई अब तो समझ गया होगा फैलोपियन नलिका क्या काम कर रही है, रास्ता दे रही है, पथ प्रदान कर रही है, यहां पर उस संरचना को लाने का जो आगे चलकर अंडाणु में बदलेगी, फिर वो अंडाणु के पास शुक्राणु जब आएगा टच करेगा तो अंडाणु का निर्माण होएगा, निषेचन होएगा, तो कहीं ना कहीं एक माध्यम दे रही है, एक एनवायरमेंट दे रही है, कौन, फैलोपियन नलिका, जहां पर क्या होएगा, निषेचन होएगा। ये हमने फैलोपियन नलिका देखी जो एक सहायक नलिका थी। इससे पहले हमने देखा अंडाशय, ये देखिए फैलोपियन नलिका। बेटा जी इसके बाद जो संरचना आती है वो आती है गर्भाशय। प्रभु इस गर्भाशय को हम देखेंगे कल, आगे कंटिन्यू करेंगे, अभी समय हुआ है क्विज का। सर सीलिया क्या होते हैं, बेटा सीलिया जिनको हम पक्षमाभ बोलते हैं, वो कुछ देखो, ये एक कोशिका है, ध्यान से सुनना, ये एक कोशिका है, ध्यान से सुनना, ये एक कोशिका है। इस कोशिका में जो कोशिका आवरण है या कोशिका झिल्ली जो है वो बाहर की तरफ परिवर्तित हो जाती है इस तरीके से, और कुछ धागेनुमा संरचना बना रही है जिसका नाम है सीलिया। ठीक है, जो गति में सहायता करता है, जो गति में सहायता करता है। जिन्होंने पैरामीशियम नाम सुना है उनको पता होगा पैरामीशियम गति करने के लिए किसका उपयोग लेता है, सीलिया का, पक्षमाभ का। तो ऐसी ही सीलिया मादा की फैलोपियन नलिका में मिल रही है जो खिसकाएगी किसको, वो जो संरचना जो अंडाशय से निकल रही है जो आगे जाकर अंडाणु बनाती है जिसे हम द्वितीय अंडक बोलते हैं। समय हुआ है बेटा जी क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, फैलोपियन नलिका का कौन सा भाग अंडाशय के निकटतम होता है? सर किस दिन 3 घंटे पढ़ा दो मजा आ जाएगा। ठीक है, ऐसा भी कर लेंगे, 3-4 घंटे पढ़ा देंगे। दूसरा प्रश्न, झालरदार कीप है किसका भाग? अंडवाहिनी का समीपस्थ भाग, गर्भाशय का भाग, मूत्राशय का भाग, मूत्रवाहिनी का भाग। ये जो कीप जो था ये किसका भाग था? चलिए जी बेटा, हाँ जी, सिंपल सा प्रश्न था। फैलोपियन नलिका का कौन सा भाग अंडाशय के पास होता है? अंडाशय के बाद को अंडाशय के पास कोई उंगलीनुमा संरचनाएं थी। झालर जो किसका भाग था? कीपक का। तो कीपक 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 कहीं है एम्पुला यारा, ये लो इनफंडिबुलम। कीपक को हमने अंग्रेजी में क्या बोला था? इनफंडिबुलम बोला था कि नहीं बोला था? बताओ। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब देख लो अपना कितने बच्चों ने गलत किया और कितने बच्चों ने सही किया। अरे भैया प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। फैलोपियन नलिका का कौन सा भाग अंडाशय के पास था? जरा सोचिए, अंडाशय के पास, ये अंडाशय, इस अंडाशय के पास ये फैलोपियन नलिका, इस फैलोपियन नलिका के ये कुछ उंगलीनुमा संरचनाएं थी। क्या नाम था? झालर था ना। लेकिन झालर किसका भाग थे? किसका भाग थे झालर? याद करिए, इनफंडिब्यूलम का, जिसको हमने कीपक बोला था। तो आंसर इज सी, ये है ना। कर दी ना गलती। दूसरा, कीपक जो होते हैं या झालरदार कीपक का मतलब क्या था? ऐसा कीपक जिस पर झालर मिल रहे हैं, वो किसका भाग था? अरे मेरे भाई अंडवाहिनी का भाग था। गर्भाशय का भाग नहीं है, मूत्रवाहिनी का भाग नहीं है, मूत्राशय का भाग नहीं है, सीधा सीधा अंडवाहिनी का भाग है। खत्म। सर जी ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है? बेटा जी एक ऐसी परिस्थिति जो
तीन प्रकार की परिस्थितियों से पैदा होती है जिसमें कहीं ना कहीं हमारे शरीर का अनऑक्सीकृत रक्त और ऑक्सीकृत रक्त मिक्स हो जाते हैं। जब हम भ्रूणीय अवस्था में होते हैं तो हमारा जो हृदय जो होता है, इसका जो दायां अलिंद होता है और बायां अलिंद जो होता है, इनके बीच में ये जो एक खांच होती है जिसको हम सल्कस बोलते हैं, इसमें छोटा सा छिद्र होता है, फोसा ओवलिस बोलते हैं, जो आगे चलकर भर जाता है, जिसको हम फोरामेन ओवेल बोलते हैं। ये फोरामेन ओवेल बोलते हैं, फोरामेन ओवेल बोलते हैं, जो एक ओवल यानी अंडाकार आकृति का एक छेद होता है हमारी भ्रूणीय अवस्था में, जिससे यहां का रक्त और यहां का रक्त मिक्स हो जाता है। अब आप बोलेंगे सर मिक्स हो जाता है? यस, क्योंकि भ्रूणीय अवस्था में, याद रखना, भ्रूणीय अवस्था में यहां पर शुद्ध रक्त होता है और यहां पर भी शुद्ध रक्त होता है। आप बोलेंगे सर जी आपको नहीं पता। अरे भैया पता है, ध्यान से सुन लो। जब हम भ्रूणीय अवस्था में होते हैं, हम सांस नहीं ले रहे होते हैं, हमारे फेफड़े काम नहीं कर रहे होते हैं, हमारे इस हृदय के दाएं अलिंद और बाएं अलिंद दोनों में शुद्ध रक्त होता है, तो यहां का रक्त यहां आ जाए, इसके लिए बीच में छिद्र होता है जिसका नाम होता है फोरामेन ओवेल। जैसे ही पैदा होते हैं तो ये छेद भर जाता है जिसको हम बोलते हैं फोसा ओवेलिस। अगर ये ना भरे तो जैसे ही पैदा होते हैं तब यहां पर ये जब भर जाता है तो यहां पर अशुद्ध होता है, यहां पर शुद्ध हो जाता है। अगर ये ना भरे तो कहीं शुद्ध अशुद्ध मिक्स हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं शरीर में कहीं ना कहीं शुद्ध और अशुद्ध रक्त के मिक्सिंग से कहीं ना कहीं जो परिस्थिति पैदा होती है उसको हम बोलते हैं डक्टस फोरामेन ओवेल, जो एक कारण है किस चीज का बेटा जी, याद रखना, भूल मत जाना, आपके ब्लू बेबी सिंड्रोम का। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? सिंड्रोम इज नॉट ए डिजीज, सिंड्रोम एक परिस्थिति है जो इस कारण भी हो रही थी। एक और कारण होता है, कहीं ना कहीं यहां से कौन निकलती है बेटा जी? महाधमनी। यहां से कौन निकलती है? महाधमनी। और यहां से कौन निकलती है? फुफ्फुसीय धमनी। कहीं ना कहीं भ्रूणीय अवस्था में इन दोनों को इंटरसेक्ट करती है, इन दोनों को कनेक्ट करती है एक संरचना लिगामेंटम आर्टेरियोसम, जो यहां के रक्त को यहां पर छोड़ देती है। अब अगर ये ना बने, जो लिगामेंटम आर्टेरियोसम बाद में कन्वर्ट हो जाती है डक्टस आर्टेरियोसस में, अगर ये ना बने तो कहीं ना कहीं ये ना भरे तो फिर वापस से वही कंडीशन, शुद्ध और अशुद्ध मिक्स हो जाएंगे। ठीक है। एक और परिस्थिति होती है जिसमें ये होता है, कौन मेरे भाई? ये आपके वेंट्रिकल्स जो होते हैं, ये जो निलय जो होते हैं, इनके बीच में जो खांच जो होती है, अगर ये पूरी ना बने, यहां पर थोड़ा सा छेद रह जाए तो यहां और यहां का रक्त मिक्स हो जाएगा। तो कई सारी कंडीशंस होती है किसके लिए? ब्लू बेबी सिंड्रोम के लिए। ठीक है, तो बेटा जी आज के लिए था इतना ही। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। कल नहीं, परसों आगे कंटिन्यू करेंगे और इस मादा जनन तंत्र के आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे बेटा जी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।